Good morning, my dear students. Students, we are going to start next topic, that is a transport across membrane. And before starting this topic, we should know कि जो membrane होती है बेटा वो एक physical boundary होती है ना. फिजिकली देखो सेपरेट कर देती है सेल को, सेल के साइटोप्लाज्म को, सेल के इंटीरियर को सेपरेट कर देगी फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. एंड वी नो इट वेरी वेल, इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल, राइट. So cell membrane is selectively permeable. So membrane is a physical boundary. And is selectively permeable. Okay? वी नो दैट वो चीज़ों को सिलेक्ट करके मूव कराती है अंदर. सो जो ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे ना अक्रॉस मेम्ब्रेन, हम टू मेन हेडिंग्स में पढ़ेंगे. सो ट्रांसपोर्ट इज़ बाय नंबर 1 बाय फिजिकल प्रोसेस एंड नंबर 2 दैट इज़ बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस. फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस. तो हम स्टार्ट करेंगे पहले फिजिकल प्रोसेस. सो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन बाय फिजिकल प्रोसेस. तो फिजिकल प्रोसेस में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन, और हम पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस. बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम पढ़ेंगे दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड bulk transport. So let's start first physical process. Okay, so physical process of transport across membrane, right. तो physical process में मैंने पहले बताया हम क्या पढ़ेंगे? डिफ्यूजन. तो फर्स्ट इज डिफ्यूजन. बेटा ये चीज़ें आप, ये जो डेफिनेशंस हैं वो पहले भी आप कई बार पढ़ चुके हो छोटे होते हुए, है ना, लोअर क्लासेस में. डिफ्यूज़न क्या होती है? डिफ्यूज़न इज़ अ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स मे बी ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ अ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन बेटा इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती. सो इट्स अ पैसिव प्रोसेस. अगर मैं बोलूँगी एनर्जी लगेगी तो वो एक्टिव प्रोसेस होता है, अगर मैं बोलूँगी एनर्जी नहीं लगेगी तो वो होता है पैसिव प्रोसेस. डिफ्यूजन भी आगे दो तरीके से हो सकती है, दैट इज़ थ्रू लिपिड मैट्रिक्स एंड थ्रू चैनल्स. ओके, तो पहले हम बात करें बेटा लिपिड मैट्रिक्स की. सो इसका ए पार्ट मैं बना रही हूँ पहले, लिपिड मैट्रिक्स. ओके बेटा, आप सबको मैंने जैसे कल भी पढ़ाया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उसका जो नेचर होता है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है वो. सो लिपिड्स में से जो लिपिड वाली चीज़ें होती हैं जैसे न्यूट्रल फैट्स हो गए, लिपिड्स हो गए या और सब्सटेंसेस जो फैट सॉल्युबल होंगी, है ना, वो ईजिली पास कर सकते हैं लिपिड मैट्रिक्स से. सो न्यूट्रल फैट्स, लिपिड्स and other substances can easily pass through lipid matrix. ओके, राइट. अब हम बात करेंगे आगे चैनल्स की. तो देखो मैंने एक लिपिड मैट्रिक्स की बात कर ली, अब हम बात करेंगे चैनल्स की. So B part is through channels, right. चैनल्स बोलो चाहे इनको हम बोलेंगे एक्वापोरिन्स या वाटर चैनल्स, एक्वापोरिन्स और वाटर चैनल्स, राइट. सो बेटा ये ऑब्वियसली नाम से आपको पता चल रहा होगा, दिस हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द वाटर or the water soluble substances. So help in the movement of water
or water soluble substances. राइट? अब ये चैनल्स होते कहाँ हैं स्टूडेंट्स? आपको याद है मैंने आपको जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर करवाई थी तब हमने प्रोटीन्स बनाए थे, टनल प्रोटीन्स, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, तो वही तो होते हैं चैनल्स एक्चुअली। तो जो चैनल्स होते हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं जो हेल्प करते हैं मूवमेंट में, चीज़ों की मूवमेंट में। पर यहाँ पे मैं स्पेसिफिक यूज़ कर रही हूँ एक्वापोरिन्स या वाटर चैनल्स, राइट? तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे डिफ्यूजन यानी कि फ़िज़िकल प्रोसेस में डिफ्यूजन वाला पार्ट कंप्लीट। अब हम सेकेंड पार्ट दैट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो करेंगे। बेटा मैं आपको बता दूँ फैसिलिटेशन का मतलब क्या होता है या फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, किसी की हेल्प करना, राइट? तो अगर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन वो मूव भी फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो ही कर रहे हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ आयन चैनल्स और परमिएजेस की हेल्प से, तो उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो मीन्स मूवमेंट of substances from higher concentration to lower concentration. हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझते हो ना, एक साइड पे चीज़ ज़्यादा है और एक साइड पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कम है। मीन्स अ मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट विद द हेल्प ऑफ ion channels or with the help of permeases। उसको हम क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो किसी की हेल्प लेके, राइट? बट जैसे थ्रू आयन चैनल्स होती है, तो आयन चैनल्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं। तो मैं आपको यहीं पे डिस्कस कराऊंगी कि आयन चैनल्स आर वेरी स्पेसिफिक। वो आगे उनके टाइप्स भी कराऊंगी, मैं भी इसके अंडर ही करा रही हूँ कि आयन चैनल्स आर वेरी स्पेसिफिक, राइट? और दे आर ऑफ वेरियस टाइप्स, लाइक जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे पहले वोल्टेज गेटेड, पहले मैं नाम लिख रही हूँ फिर समझाऊंगी अभी। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, राइट? वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स हो गए। और फिर है मैकेनिकल गेटेड, फिर है लाइट गेटेड, और लास्ट है लाइगेंड गेटेड। तो पहले हम बात करेंगे वोल्टेज गेटेड। तो बेटा देखो, ये आयन चैनल्स ओपन या क्लोज होंगे इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन वोल्टेज, राइट? जैसे मैं बोलूँ ये हमारा सेल का मेम्ब्रेन है, ये उसके ऊपर चैनल्स पड़े हुए हैं, ये राइट? ये मेम्ब्रेन है। अब देखो मेम्ब्रेन मैंने लिपिड्स और प्रोटीन्स नहीं दिखाए, मैंने सीधा बना दी। हर बारी वो बनाना ज़रूरी नहीं है। तो ये चैनल्स, ये सपोज मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो ये चैनल्स ओपन या क्लोज होते हैं इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन वोल्टेज। अगर ये चेंज होगी, जैसे अगर वोल्टेज कम हो जाए, राइट, तो सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और नर्व इम्पल्स तब कंडक्ट होती है। तो अगर ये ओपन हो गया चैनल, तो ऑब्वियसली फिर नर्व इम्पल्स कंडक्शन शुरू हो जाएगी, राइट? तो कैसे होगा? चैनल ओपन हो गया, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर नेगेटिव हो जाएगा। मैं करके दिखाती हूँ आपको। इसमें यहाँ पे मैंने चैनल पहले क्लोज दिखाया है, अब चैनल ओपन हो गया स्टिमुलस के कारण। चैनल ओपन होने के कारण ये देखो सोडियम अंदर जाना शुरू हो गया। अगर सोडियम अंदर जाएगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। आगे क्या है? अगेन पॉजिटिव। नीचे क्या है? अगेन नेगेटिव। तो मूवमेंट कैसे होएगी? फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। ये देखो ऐसे, तो सर्किट कंप्लीट हो गया और नर्व इम्पल्स कंडक्ट होएगी, राइट? तो वोल्टेज गेटेड मतलब चैनल्स ओपन और क्लोज
in response to change in voltage. So nerve impulse got conducted because of the changes in the voltage. अब है सेकेंड, दैट इज़ मैकेनिकल गेटेड. बेटा मैकेनिकल में क्या होगा, जैसे कोई चीज़ अपनी जगह से जैसे शिफ्ट होना, मैकेनिकल चेंजेस होना. जैसे मैं आपको बताती हूँ बेटा, हमारे ईयर में जब साउंड वेव्स पहुँचती हैं अंदर इंटरनल ईयर में, तो वहाँ पे ना हमारे हेयर सेल्स होते हैं. जैसे साउंड वेव्स पहुँचेंगी वो वाइब्रेशंस में कन्वर्ट हो जाती हैं. वो वाइब्रेशंस हेयर सेल्स को ऐसे गिर देती हैं, ऐसे हेयर सेल के हेयर को ऐसे गिर जाते हैं, जिसके कारण चैनल्स ओपन हो जाते हैं और इम्पल्स ट्रैवल होती है हमारे ब्रेन तक के क्या सुना. राइट. तो देखो हमारे में ये प्रोसेस कितने फास्ट हो रहा है. आप वीडियो सुन रहे हो और आप में ये हो रहा है. सोचो, सोचने की बात है, इसको सोचो कि साउंड वेव जब ट्रैवल करती है ईयर में तो वाइब्रेशंस में कन्वर्ट होकर हेयर सेल के जो हेयर्स होते हैं वो ऐसे बेंड हो जाते हैं. वो बेंडिंग के कारण ही तो क्या होता है, हमें साउंड इंटरप्रेट होती है और इम्पल्स ऑडिटरी नर्व कंडक्ट होती है हमारे ब्रेन तक कि व्हाट हैज़ बीन हर्ड, क्या सुनाई दिया. सो दिस इज़ मैकेनिकल गेटेड, मीन्स लाइक साउंड वेव्स bend hair cells and open channels and create an impulse. राइट. नेक्स्ट इज लाइट गेटेड एंड लाइगेंड गेटेड. इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करवा रही हूँ. लाइट गेटेड आयन चैनल्स. तो एज अ नेम इंडिकेट्स लाइट गेटेड. सो बेटा हमारे पास ना जैसे सपोज लाइट है, वो एक तरह से स्टिमुलस है. राइट. तो स्टिमुलस पढ़ते ही जो सेल्स हैं वो रिस्पॉन्स देंगे. सो सेल्स रिस्पॉन्ड टू लाइट एंड जनरेट. व्हाट इट जनरेट मैं बताती हूँ आपको. दे जनरेट सेकेंड मैसेंजर. ये क्या होता है सेकेंड मैसेंजर? सपोज़ एक सेकेंड मैसेंजर हूँ. कैसे? सपोज़ मैं किसी का मैसेज लेकर किसी के पास जा रही हूँ, तो आई एम सेकेंड मैसेंजर. फर्स्ट मैसेंजर वो था जिसने हमें मैसेज दिया है. सेकेंड मैसेंजर कौन सा? लाइक नाम है इनके, साइक्लिक AMP. ये मैंने C स्मॉल डाला है. C फॉर साइक्लिक, AMP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. एक और एग्जांपल है इसकी, साइक्लिक GMP, दैट इज साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट. तो लाइट के रिस्पॉन्स में ये सेकेंड मैसेंजर जनरेट हुए हैं जिन्होंने आगे इम्पल्स क्रिएट करी है या मैसेज सेंड करा है. राइट. एंड फोर्थ जो था दैट इज लाइगेंड गेटेड. लाइगेंड कोई भी मेटल आयन भी हो सकता है, कोई केमिकल भी हो सकता है. राइट. तो अगर सपोज करो ये चैनल है, ये ऐसे बंद पड़ा है. राइट. तो चैनल के ऊपर कोई केमिकल आके लगा, केमिकल के लगते ही चैनल क्या हो गया? ओपन हो गया. राइट. सो लाइगेंड गेटेड, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगी एसिटाइल कोलिन की. स्टूडेंट्स आप लोगों ने 10th क्लास में एसिटाइल कोलिन के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कि एग्जांपल पढ़ी थी कि एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है. तो एसिटाइल कोलिन जो है वो चैनल्स को ओपन कर देता है क्योंकि वो लग जाता है बंद चैनल्स पे, और चैनल्स को ओपन करके नर्व इम्पल्स कंडक्ट कराने में हेल्प करता है. राइट. तो ये था हमारे पास, दैट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. राइट. अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की. थर्ड पार्ट ऑफ द फिज़िकल प्रोसेस दैट इज़ द ऑस्मोसिस. स्टूडेंट्स आप ये छोटे होते से पढ़ते आ रहे हो. व्हाट इज़ ऑस्मोसिस? मैं आपको बताती हूँ अब क्या है ऑस्मोसिस. बेटा ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट. राइट. इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम
फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है, is the movement of the water molecules from a high concentration of water towards a low concentration of water. So it's a movement of water molecules from high concentration of water towards low concentration, but across semi permeable membrane. स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल में फ़र्क होता है। सेमी परमिएबल तो होती है अगर सिर्फ लिक्विड या वाटर मूव कर रहा है, राइट लेकिन अगर मैं बोलूँ सेलेक्टिवली परमिएबल तो वो सॉल्यूट्स भी मूव कर सकते हैं या सॉल्वेंट भी मूव कर सकते हैं, लेकिन सेलेक्टिवली। सेमी में सिर्फ और सिर्फ वाटर या हम लिक्विड सॉल्वेंट की बात करते होते हैं, बट अक्रॉस semi permeable membrane. So movement of water molecules from higher concentration of water towards lower concentration of the water is known as semi permeable. Across semi permeable membrane is known as osmosis. और मैं क्या कह सकती हूँ, और ध्यान से देखना मैं क्या लिख रही हूँ अब, movement of water from low concentration of solute towards high concentration of solute. So movement of the water from low concentration of solute towards a high concentration of solute, it is known as osmosis. तो देखो जिस जगह पे solute कम होगा वाटर ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा ना, राइट तो एक ही बात होगी, लेकिन यहाँ पे मैंने solute लेके बताया और यहाँ पे वाटर लेके बताया था। क्लियर, राइट स्टूडेंट्स। सो ऑस्मोसिस, आगे ऑस्मोसिस के बेसिस पे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो 3 तरह के हैं, दैट इज़ हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, राइट। या ऑस्मोसिस में फर्स्ट पहले हम पढ़ेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको बड़े ध्यान से करो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो देखो अगर ये मेरे पास एक पैट्री डिश है, राइट और मैंने इसमें एक सेल रखा हुआ, ये देखो सेल, लेकिन जो मैंने सॉल्यूशन रखा है ना ये सेल के अंदर, ये सॉरी पैट्री डिश के अंदर, तो वो कैसा है, उसमें सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं, सॉल्वेंट कम है। अगर सॉल्यूट ज़्यादा हो, लिक्विड पोर्शन कम हो, काफ़ी विस्कस फ्लूइड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये मैंने ऐसे क्यों बोला इसमें ज़्यादा कम, ये किसके कंपैरेटिव में बोल रही हूँ, सेल जो रखा हुआ है। अगर सपोज़ करो सेल में कम सॉल्यूट हैं और सॉल्वेंट ज़्यादा है, बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है सॉल्वेंट कम है, तो ऑस्मोसिस कैसे होएगी, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टुवर्ड्स लो, यानी कि वाटर बाहर निकलेगा ऐसे। अगर वाटर ऐसे बाहर निकलेगा सेल में से, तो ऑब्वियसली सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक। तो सेल कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखो अब सेल जो है वो क्या हो जाएगा, ऐसे श्रिंक हो जाएगा, ये देखो, क्योंकि वाटर बाहर निकल गया। सो सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। श्रिंकेज को हम क्या बोलते हैं, श्रिंकेज ऑफ सेल इज नोन एज क्रीनेशन, is known as crenation, राइट। लेकिन अगर यही मैंने यहाँ पे अंदर प्लांट सेल रखा होता तो, चलो हम रख के देख लेते हैं अभी प्लांट सेल। चलो प्लांट सेल के बाहर क्या होती है बेटा, सेल वॉल होती है ना, राइट ये सेल वॉल है, ये सेल रखा हुआ है, बाकी सारा सेम है। तब क्या होगा बेटा, सेल श्रिंक नहीं होगा, सेल का प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होगा। सो इन केस ऑफ प्लांट्स अगर मैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन रखूँगी तो कुछ इस तरह से सेल हो जाएगा। देखो मैं सेल को जूम करके बना रही हूँ बाहर, ये बाहर सेल वॉल है उसकी, राइट।
अंदर प्रोटोप्लाज्म है। अब देखो मैंने प्रोटोप्लाज्म कैसे बना रही हूँ, प्रोटोप्लाज्म को श्रिंक होता हुआ दिखा दूंगी। ये देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है ना प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ये देखो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ऐसे श्रिंक हो गया, ध्यान से देखो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कैसे श्रिंक हो गया, राइट। सो हेयर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम क्रीनेशन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। सो shrinkage of protoplasm in case of plants is known as plasmolysis. Okay, got it? Now अब हम बात करेंगे सेकेंड, दैट इज़ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। चलो ये देखो, ये मैंने पैटर्न डिश बना दी, बीच में सेल रख दिया, एक और पैटर्न डिश बना दी। अब उसका रिज़ल्ट देख लेंगे हम। एक और पैटर्न डिश ले ली, इसमें हमने प्लांट का सेल रख दिया, राइट। एक और पैटर्न डिश रख देती हूँ, उसमें मैं प्लांट का सेल दिखा दूँगी क्या चेंज आएगी। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, ये जो सराउंडिंग सोल्यूशन होता है ना, ये सराउंडिंग सोल्यूशन, इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट मोर, सॉल्यूट लेस, राइट। और अब होगा क्या, अगर सॉल्वेंट बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो वी नो दैट मूवमेंट कैसे होती है। यस, आप लोगों को पता है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टुवर्ड्स लो। तो बाहर पानी ज़्यादा है, बाहर से अंदर की तरफ पानी आएगा। अब और अगर ऐसा होगा तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल। ये देखो सेल स्वेल हो गया, बड़ा दिखा दिया मैंने साइज़ में, राइट। अगर ऐसा हुआ, हो सकता है सेल फट भी जाए, इतना स्वेल हो जाए, हो सकता है ना कि सेल क्या हो जाए, फट जाए। मे बी इट इज़ पॉसिबल, राइट। और अगर मैंने यहाँ पे सपोज़ अंदर RBC का सेल रखा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल क्या हो गया, सेल हीमोलाइसिस होगी, सेल की क्या हो गई, हीमोलाइसिस, फट जाएगा सेल RBC का। क्लियर। तो जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है ना, उसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, वाटर की ज़्यादा होती है, RBC स्वेल हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, और बर्स्ट हो गया तो उसको बोलेंगे हीमोलाइसिस हो गई। क्लियर। ऐसे अगर मैं प्लांट का सेल लूँ, प्लांट का सेल कैसे होगा, अब मैं इसको बताती हूँ, ये बड़ा हो जाएगा, अब मैं जूम करके बता रही हूँ। सेम यहाँ पे मैंने सराउंडिंग में हाइपोटोनिक सोल्यूशन ही लिया, तो ये देखो ये सेल वॉल है। अब प्रोटोप्लाज्म पूरा का पूरा ऐसे स्वेल हो जाएगा, सेल को बोलेंगे सेल टर्जिड हो गया। क्या बोलेंगे, सेल टर्जिड। ये देखो ये उसका सारा प्रोटोप्लाज्म ऐसे टर्जिड हो गया। सो दिस इज सेल वॉल, वाटर क्योंकि अंदर चला गया, ये देखो मैं दिखा रही हूँ वाटर अंदर जाता हुआ। ये वाटर अंदर क्यों गया, बिकॉज सराउंडिंग में सोल्यूशन कैसा था, हाइपोटोनिक था। ओके, क्लियर, राइट। तो सेल कैसा हो गया, सेल बिकम टर्जिड। अब हम बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे वाटर अंदर गया तो मैं इसको बोल सकती हूँ एंडोऑस्मोसिस। क्या बोल सकती हूँ, एंडोऑस्मोसिस। और वहाँ पे वाटर बाहर निकला था यहाँ पे, तो इसको बोल सकती हूँ मैं एक्सो। क्या बोल सकती हूँ, एक्सोऑस्मोसिस। क्लियर। थर्ड है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसो क्या होता है, सेम, यानी कि जो मैंने सेल पैट्री डिश के अंदर रखा है उस सेल की कॉन्सेंट्रेशन और जो मैंने बाहर सराउंडिंग सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन लिया है वो बिल्कुल सेम है, आइसो है, सेम कॉन्सेंट्रेशन। सो द सोल्यूशन इज हैविंग सेम concentration like that of cell।
तो उसको बोलते हैं कि सोल्यूशन कैसा रखा है हमने, आइसोटोनिक रखा है। और आइसोटोनिक में नो नेट गेन और लॉस, कुछ नहीं होगा, जितना पानी बाहर निकलेगा उतना अंदर भी आ जाएगा। सो ये जो आइसोटोनिक सेल होते हैं ना, आइसोटोनिक में रखेंगे तो वो सेल जो है वो उसका जो है वो साइज़ मेंटेन रहता है उतना ही, टर्जिड नहीं होता, ना ही वो श्रिंक होता है, ना वो प्लाज्मलाइज्ड होता है। उसको हम फ्लैसिड सेल बोल सकते हैं, राइट। तो नो नेट गेन और लॉस, साइज रिमेन सेम, and plant cell can be called as flaccid when placed in isotonic solution, right? तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें कि हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे।